ओके सो आज अपने थर्ड क्लास में हैं और पहले जो 2 क्लास में पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये सीएमए के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस है, इसलिए उनके स्टडी मैट से ही पढ़ाया जाएगा, तो अलग से कोई मैं मैट नहीं दे रहा हूँ। और आपके स्टडी मैट से यदि कवर हो जाता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में जनरली आपके स्टडी मैट से ही रहता है। मोस्टली सीएमए स्टूडेंट का डिमांड रहता है कि सर हमारे मैट से कब पढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव क्लास उन्हीं के लिए रिकॉर्ड की जा रही है और वो मतलब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव क्लासेस है मतलब कि प्योरली सीएमए के लिए ही है और ये पेपर 12 है, यानी कि कंपनी अकाउंट जो कि आपका 50% है, तो मैं उसको ही कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पर लास्ट क्लास मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन बिफोर गोइंग टू द होमवर्क डिस्कशन पहले अपने क्या पढ़े आज तक वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्लास में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कि बेसिकली ये तो बेसिक डिस्कशन था कि भाई क्या आता है एग्ज़ाम में, ये मैंने आपको कराया था। आगे अपने मैंने ये बताया था कि मार्केट से फंड, जो कैपिटल फंड होता है, यानी कि कंपनी को जो पैसे की ज़रूरत होती है, तो कंपनी वो फंड कहाँ से रेज करता है, तो बोलते हैं कंपनी वो फंड बेसिकली कैपिटल मार्केट या कैश मार्केट से फंड रेज करती है। कैश मार्केट शॉर्ट टर्म फंड के लिए और वेरी लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है या लॉन्ग टर्म के लिए वो कैपिटल मार्केट में कंपनी अप्रोच करती है फॉर रेजिंग द फंड। अब फाइनली प्रोसेस, चाहे आप डिवेंचर इशू करें, चाहे आप मतलब शेयर इशू करें, डिवेंचर इशू हो या शेयर इशू हो, प्रोसेस सेम रहता है फंड रेज करने का, यानी कि सब कुछ वही है। आपको सेबी का परमिशन, आरओसी एंड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप परमिशन लेते हो फॉर द लिक्विडिटी ऑफ द शेयर्स एंड द सिक्योरिटीज़। मर्चेंट बैंकर होता है, ये सारे प्रोसेस हैं, अंडरराइटर, ब्रोकर्स एंड उनके थ्रू आप लोगों तक पहुंचती है कंपनी, और कंपनी लोगों को इनविटेशन देती है ऑफर डालने के लिए। फिर उसके बाद बोर्ड की मीटिंग होती है, बोर्ड में डिसाइड होता है वेदर लेटर ऑफ अलॉटमेंट विल बी गिवन और लेटर ऑफ रिग्रेट विल बी गिवन। इसके बाद आगे जाकर फाइनली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मैंने कहा कि सोलो प्रोप्राइटरशिप में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो सेम लॉजिक आपका फॉलो होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, बट डिफरेंस यही है कि सोलो प्रोप्राइटरशिप में कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब मन करे कैपिटल विड्रॉल इन्वेस्ट करो, जब मन करे विड्रॉल करो, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट जबकि आपका कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में रेस्ट्रिक्शंस होता है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आपको क्या करना पड़ता है, पहले एप्लीकेशन ऑफर डालना पड़ता है, फिर बोर्ड की मीटिंग होती है। तो बेसिकली मैंने ये जनरल ओवरव्यू, और कंपनी में मैंने आपको बताया कि पहले मेंबर बनने का प्रोसेस है, उसके बाद जाकर उनसे बाकी इंस्टॉलमेंट लिया जाता है। ऐसा समझो कि रूल्स के दायरे में काम करना होता है कंपनी में, जबकि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने जब कहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी मैं फटाफट से बोल दूं, जब एप्लीकेशन मिलता है तो उस समय वो शेयर होल्डर नहीं होता है, तो सबसे पहले अपने एप्लीकेंट को अपना क्रेडिटर बनाते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद जाकर अपना उस एप्लीकेंट को मेंबर बनाते हैं। मेंबर बनाने की एंट्री एप्लीकेशन कैंसिल करके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उनसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग मेंबर को शेयर अलॉटमेंट के नाम से बोलते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल हो जाता है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी। और फिर उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद अपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उनसे डिमांड करते हैं, जिसे आप कॉल के नाम से जानते हैं, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट। जब कोई शेयर होल्डर्स फेल कर देता है तो उस केस में अपने क्या करते हैं कि डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स को अपने बोलते हैं ये गंदा वाला शेयर होल्डर्स है जो पेमेंट नहीं दे रहा है, तो अपने क्या करते हैं उन्हें शेयर ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पर, तो अल्टीमेटली उसे अपने कॉल सीनेरियस अकाउंट में डाल देते हैं। कॉल सीनेरियस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अल्टीमेटली शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या शेयर कॉल अकाउंट, जो फेलियर हुआ वो ट्रांसफ़र करने के लिए। और अल्टीमेटली लास्ट में हम लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करते हैं। कॉल सीनेरियस के ऊपर कलेक्शन हो जाता है, यदि कलेक्शन नहीं होता है तब उस केस में शेयर को फॉरफिट भी किया जाता है। तो वो अभी अपना बाकी है पार्ट। ये इंस्टॉलमेंट वाला बात मैंने रिवीजन कराया, फिर मैंने इसके ऊपर सम्स कराया था, तो ये सम्स हो गया था। इसके बाद मैंने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस बताया था।
फिर से बोल दूं, दोनों भाई ही हैं, एक डरपोक है और एक थोड़ा ब्रेव है। जो ब्रेव है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जो डरपोक है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। जो डरपोक है उसे प्रॉफिट भी लिमिटेड मिलेगा, जो ब्रेव है उसे प्रॉफिट भी अनलिमिटेड मिलेगा, लॉस भी अनलिमिटेड मिलेगा। दोनों में ऑब्वियस है, जो डरपोक है वो पहले भागेगा, तो कंपनी यदि लिक्विडेट होती है तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पेमेंट किया जाएगा ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रॉफिट में भी सबसे पहले जो डर रहा है उसी को पहले दिया जाएगा, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी पेड फर्स्ट, उसके बाद जाकर जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है, जो बच गया वही इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। ठीक है ना, जो बच गया उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट उससे पहले बन जाता है। ये हम लोग डिफरेंस पढ़े थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयर्स केवल कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट में ही इशू हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शेयर्स में भी इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, यानी कोई लैंड बिल्डिंग या कोई अदर एसेट्स के अगेंस्ट में भी अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं। तो बोला शेयर्स यदि अपने इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उस केस में क्या होगा, तो भाई जो एसेट्स आ रहा है पहले वो डेबिट करो और बदले में आप उस वेंडर को क्या करोगे, वेंडर को अपना क्रेडिटर बनाओगे। फिर उस वेंडर को, यानी जिससे आपने वो एसेट्स खरीदा है उसे आप क्या करोगे, क्रेडिटर बनाए। देन नेक्स्ट आप क्या करोगे कि उस क्रेडिटर को पे करने के लिए यू में इशू द शेयर्स। शेयर्स में भी इशूड एट पार एट ए प्रीमियम, तो यदि आप उसे एट पार पे इशू करते हैं तो आपका वेंडर लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, ओवर, मतलब कि दैट विल बी पेड ऑफ। सो अल्टीमेटली आपका शेयर जो वेंडर अकाउंट है वो डेबिट होगा एंड टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। चाहे इक्विटी हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इफ यू आर इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर्स देन यू विल राइट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड इफ यू आर इशूइंग एट ए प्रीमियम तो यू विल राइट व्हाट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लाइक दिस। इस तरीके से अपने को करना है। तो ये था आपका, इसके ऊपर भी एंट्री था और अपने ये सब सम्स किए थे। फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियस के ऊपर भी एंट्री आपने सीखे थे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस यानी कि इफ समबडी, यानी सम शेयर होल्डर्स हैड पेड द अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी इन एडवांस, तो उस केस में अपने क्या करते हैं, दैट शेयर होल्डर शुड बी पेड इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि आप वो प्री पेमेंट कर दिया। तो एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का रूल बुक है, उस रूल बुक के अकॉर्डिंगली कंपनी विल पे द इंटरेस्ट ऑन दैट एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। यदि कंपनी को यदि मान लेते हैं कि नहीं मिला पूरा रुपया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियस, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, कॉल्स इन एरियस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस कंपनी के पर्सपेक्टिव से अल्टीमेटली वो है क्या, तो बोलते हैं वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से प्रॉफिट है। ठीक है, अदर इनकम में ये फॉल करेगा। ये भी हम लोगों ने कर लिया था, एंट्री भी किया था, सम्स भी किया था और इसके बाद होमवर्क था। तो इसके आगे स्टोरी चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क था। एज पर माय प्रॉमिस, मैंने कहा आपके स्टडी मैट में है, बट मैं डिस्कशन करते समय आपके स्टडी मैट को मैंने बोला था आई विल डिस्कस, आई विल नॉट सॉल्व, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऑब्वियस है आप प्रैक्टिस किए होंगे और आपके पास सॉल्यूशन है तो आप अपनी गलती को समझ पाए होंगे, बट फिर भी मैं समझाऊंगा तो आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं। मैं फटाफट से करूंगा। यदि आप करके आए होंगे तो ठीक है, नहीं किए तो पहले कर लो, फिर आप ये सम्स वेरीफाई करो। तो यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ, बी लिमिटेड परचेजेस एसेट्स ऑफ ₹10,80,000 फ्रॉम सी लिमिटेड। तो बहुत सिंपल है ना, एसेट्स खरीदा तो जनरल एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू आपका, अल्टीमेटली एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू आपका क्या हो जाएगा, तो बोलते हैं वेंडर अकाउंट, जिससे खरीदे हैं सी लिमिटेड, उसको अपना क्रेडिटर बनाओगे। अब देखो जनरल एंट्रीज में हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो। यदि जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम हो ना, तो आप मेरे चैनल यूट्यूब पर जाकर इस चीज़ को क्या कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे जाकर राजेश श्रीनेत्रा क्लासेस बोल के एक चैनल है, उसके अंदर में कंसेप्ट बिल्डिंग, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर या कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर 13 वीडियो डाले हुए हैं। वो 13 वीडियोस को आप देखिए, आपके लिए फ्री में कंसेप्ट अवेलेबल है। फिर भी लोग क्या है, आज के समय में लोग यूट्यूब में जाके क्या क्या चीज़ें देख लेंगे, बट ये काम की चीज़ें नहीं देखते हैं। तो काम की चीज़ों को देखो, आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, तो बी लिमिटेड, यहाँ पर सी लिमिटेड बिकम्स द क्रेडिटर और एसेट्स बढ़ा, तो जनरल एंट्री तो यही होगा ना कि एसेट्स को आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो आपका एसेट्स डेबिट हो जाएगा और अल्टीमेटली आप बी लिमिटेड को अपना क्या बना लोगे, क्रेडिटर।
तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हो गया। द कंसिडरेशन वॉज पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 100 रुपया जो शेयर इशू किया जाएगा उसका नॉमिनल वैल्यू बता दिया कि आपका 100 रुपया से पे किया जाएगा। तो ये एंट्री जो होगा वो 10.8 लाख से होगा, 10.8 लाख से, 10,80,000 से ये एंट्री होगा, ठीक है। और आपका जो सेकेंड एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिटेड, सॉरी ये सी लिमिटेड होगा, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 10.80। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यदि इक्विटी दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इस चीज का ध्यान देंगे कि है क्या। यू कैन सी हियर इक्विटी बोल दिया है तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 10.80 से ये एंट्री होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। 10.80 से ये एंट्री होगा। आगे बोल रहा है रिक्वायर्ड शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज सच शेयर्स आर इशूड एट पार। ओके, अभी तो हमने जो एंट्री कर दिया वो एट पार कर दिया। और दूसरा नंबर पार्ट भी पूछा है कि सच शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम। याद रखिएगा सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द अकाउंटिंग यूसेज ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है व्हेन द सिक्योरिटीज वर इशूड एट ओवर एंड अबव इट्स नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर जो भी अमाउंट मिलेगा उसे प्रीमियम कहते हैं। एंड प्रीमियम को कैसे यूज करना है ये सेक्शन 52 में बोला गया है कि आप उसे 5 उसमें पर्पस मेंशन किए हुए 5 पर्पस के लिए ही इशू यूज कर सकते हैं। वो 5 पर्पस मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा, ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे क्या क्या चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, टू एडजस्ट द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम करते हो तो उसके ऊपर जो प्रीमियम, कोई भी शेयर को प्रेफरेंस शेयर्स हो या डिवेंचर्स हो उसके ऊपर यदि प्रीमियम पे करना है तो दैट विल बी एडजस्टेड विद द सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू buy back its own fully paid up shares and to issue the fully paid up bonus shares। तो अपना ही इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करने के लिए भी यूज कर सकता है एंड एट द सेम टाइम फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द 5 पर्पसेस जो कि आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहाँ कहाँ के लिए यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि ये 5 पर्पस है जिसके लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें मिस नहीं करेंगे। तो यदि प्रीमियम पे इशू होता है तो प्रीमियम पे इशू होने का मतलब है कि अपने 120 रुपये के रेट से इशू करेंगे। अब यदि 120 के रेट से इशू करेंगे तो डेफिनेटली आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि मुझे 10,80,000 देने हैं, तो 10,80,000, 10,80,000 मुझे चुकाने हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालना पड़ेगा। तो 10,80,000 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस बिकम्स 120, 120 हो जाएगा। तो 120 बिकॉज 100 इज द नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू कम नहीं होने वाला, नॉमिनल वैल्यू तो वही रहेगा जो कि 100 रुपीज़ का शेयर है। आप देख सकते हैं जो मेंशन किया हुआ यहाँ पर 100 रुपीज़ का शेयर है। यू कैन चेक हियर कि 100 रुपीज़ का शेयर है तो 100 रुपीज़ विल बी द नॉमिनल वैल्यू। तो 10,80,000 मुझे चुकाने हैं और जिसका इशू प्राइस है 120, एक यूनिट का कीमत 120, तो मुझे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इशू करने पड़ेंगे पहले वो आप कैलकुलेशन कर लो। तो 10,80,000 डिवाइडेड बाई क्या 120, सो नंबर ऑफ शेयर्स निकल आया। आई थिंक नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है 9,000, ठीक है। तो 9,000 इंटू 120 करेंगे तो 10,80,000 हो जाएगा। तो 10,80,000 हमारा ये आ गया कि हमें 9,000 शेयर इशू करने। अब एंट्री करना होगा तो बहुत सिंपल है। पहला एंट्री सेम रहने वाला है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सी लिमिटेड, मैं इस केस के लिए डिस्कशन कर रहा हूं। और सेकेंड एंट्री में क्या होगा, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा आपका, that is 9 lakhs and 1,80,000 is the securities premium, so to securities premium 1,80,000 होगा, 1,80,000 credited to securities premium account। पहला एंट्री कॉमन है दोनों में ही, तो देख सकते हैं ये आंसर आपका दिया हुआ है। मैं तो पहले ही बोला था कि मैं ये नहीं कराऊंगा, बट आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए बुक में देख के छोड़ दिए, आपको सॉल्व करना चाहिए। यदि आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम के साथ ना मजाक कर रहे हो। प्रोफेशनल एग्जाम में मस्ती नहीं चलेगा, आपको पढ़ाई करो सीरियसली, जब मस्ती करना हो मस्ती करो खूब धमाल से। तो यहाँ पर यदि अपने एट पार इशू करते हैं तो ये, और एट ए प्रीमियम इशू करते हैं तो दिस वन। जो कॉमन एंट्री है उसने 2 बार रिपीट नहीं किया,
उसने यहाँ के लिए सिचुएशन वाइज आंसर किए। आप देख लीजिए, पहला कॉमन एंट्री था खरीदने का, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सी लिमिटेड, जो कि दोनों में कॉमन है। लेकिन जो इशू करते समय एट पार इशू हो रहा है, एट प्रीमियम हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए एंट्री आपका अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। जो होमवर्क था मैंने दिया था, डी लिमिटेड इशूड 2000 shares of 100 each credited as fully paid to promoters for their services and issued 1000 shares of 100 each credited as fully paid to the underwriters for their underwriting services. Journalize the transactions. तो यहाँ पर ये भी आपका उसी सिचुएशन में आएगा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आप एक बार कॉपी नोट्स में आ जाइए और वहाँ पे लिखिए इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अभी हम लोग लिखेंगे, क्या होता है ना, प्रोमोटर अपना खून पसीना एक करता है एक कंपनी को खड़ा करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे इन्फोसिस वाज फाउंडेड बाय 5 फ्रेंड। आप जानते हैं उसमें मिस्टर नारायण मूर्ति, नंदन नीलकानी। जो आधार कार्ड हम लोग के इंडिया में जो चल रहा है, आप जानते ही हैं कि आधार कार्ड प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, बट उसे एग्जीक्यूट और जिसके पीछे द मैन बिहाइंड आधार कार्ड इज द नंदन नीलकानी। सो मिस्टर नंदन नीलकानी जो कि को फाउंडर मेंबर थे इन्फोसिस के, उन्होंने ये काम किया। तो बेसिकली कंसेप्ट ये था कि पूरा एक इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का, यदि आधार के थ्रू लिंक हो जाए तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट के पास रहे, ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ट्रैकिंग ज़्यादा इजी होगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आया। तो बेसिकली अपने बात कर रहे हैं कि अब मान लेते हैं मिस्टर नारायण मूर्ति, मिस्टर गोपाला और मिस्टर नंदन नीलकानी एंड और भी 2 जन थे। तो ये 5 जन मिल के मान लो अपना बिजनेस स्टार्ट किए। तो जब कंपनी बड़ी हो गई तो उन्हें शेयर्स कंपनी मुफ्त में दे रही है। आप बताओ मुफ्त में दे रही है या बदले में इन लोगों ने अपना मेहनत डाला है? तो आंसर है बदले में इन्होंने बहुत अपना मेहनत डाला है, अगेंस्ट देयर हार्ड वर्क एंड द लॉयल्टी के लिए कंपनी इन्हें दे रही है। तो जब प्रोमोटर को शेयर इशू किया जाता है तो कंपनी उसे गुडविल अकाउंट में कंसिडर करती है। तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट, गुडविल। सो लिखेंगे व्हेन शेयर्स इशूड, इसे स्वेट इक्विटी शेयर्स इसी को कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप। तो लिखेंगे व्हेन शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स फॉर नो कंसिडरेशन, for no consideration in cash। ठीक है, तो जब शेयर्स कंपनी इशू करती है टू द प्रोमोटर फॉर नो कंसिडरेशन इन कैश, तब क्या एंट्री होगा, अपने उसकी बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं इन दैट सिनारियो, यदि कंपनी शेयर इशू कर रही है तो अपने गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? गुडविल। भाई कंपनी का ब्रांड बनाने में उन लोगों ने मेहनत किया है, ब्रांड आज तक दिखाया नहीं गया, अभी उन्हें शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या करेंगे? गुडविल डेबिट करेंगे। एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई और यदि शेयर्स इशू हो रहा है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, जो दे इंस्ट्रूमेंट आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करोगे। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है दैट मे बी इशूड एट ए प्रीमियम, तो यू मे राइट सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, जनरली होता नहीं है प्रीमियम वाला, बात हो भी सकता है, आप रूल्स में प्लस माइनस मत करो। ये हो गया आपका व्हेन शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पर अपने इसे स्वेट इक्विटी शेयर्स भी इसे ही कहते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब हो गया जिसने पसीना बहाया है कंपनी के लिए, उसे कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स देने का निश्चय कर रही है कि भाई उसके पसीने के बदले में चलो अपने उसे कंपेंसेट करते हैं, और कंपनी ने उसे शेयर्स देने का निश्चय कर लिया। वैसे हालात में अपने क्या करेंगे? तो वैसे हालात में उसे शेयर इशू करेंगे। तो यहाँ पर बोल रही है कंपनी, अब पढ़ो फिर से इस लाइन को, क्या बोल रही है? डी लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 100 each credited as fully paid to promoters for their services and, यहां से अलग है, एंड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ 100 each credited as fully paid to underwriters। अंडरराइटर्स हमने बात किया था कि अंडरराइटर कौन होता है। आपको ध्यान होगा कि अंडरराइटर इज द पर्सन
हु गारंटी द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स अमंग द पब्लिक। यानी कंपनी को गारंटी कौन देता है कि भाई आपका शेयर्स प्राइमरी मार्केट में, जो मैंने आपको पढ़ाया था पहला क्लास में, तो प्राइमरी मार्केट में अंडरराइटर ही एक ऐसा पर्सन है जो कि गारंटी दे देता है कंपनी को कि आपके शेयर्स बिकेंगे मार्केट में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं बिका तो अंडरराइटर इज द पर्सन हु हैज टू टेक द शेयर्स और सिक्योरिटीज इन देयर ओन अकाउंट, यानी अंडरराइटर को खुद खरीदना पड़ जाता है। तो अंडरराइटर क्या हो गया, अंडरराइटर अपने बोल सकते हैं कि वो पर्सन है जो कि गारंटी देता है। तो फ्री में कौन गारंटी देने वाला, क्या लगता है कि अंडरराइटर ये अपना सर्विस कंपनी को फ्री में देगा? नहीं। दुनिया में तो ये आप रूल्स ही जानते हैं कि भाई फ्री में तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, नेचर के अलावा। आप जानते हैं नेचर, बट नेचर भी बोलता है कि तुम मुझे दो तब मैं तुम्हें इन रिटर्न दूंगा। पेड़ पौधे लगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, पेड़ काट दोगे धीरे धीरे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और ऐसा आया भी था, पिछले साल आप लोग देखे थे कि भाई ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में पैसे देने को लोग तैयार थे, ठीक है, बट नहीं मिल रहा था। तो अल्टीमेटली नेचर को हमें देना पड़ता है इन रिटर्न, तब हमें नेचर देता है। हर दुनिया में ये सारे रिश्ते में यही चीज़ है, गिव एंड टेक। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन टेबल हो, भाई गिव एंड टेक वो तरह से होता है। तो एनीवे अपने यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि भाई अंडरराइटर को भी अपने शेयर्स दे रहे हैं, तो वो उसके सर्विसेज के लिए दे रहे हैं। तो अंडरराइटिंग सर्विस मेरे लिए एक्सपेंस है, ठीक है, उसने मेरा शेयर्स जो अंडरराइटिंग जो है वो मेरे लिए एक सर्विस है, उसके बदले में हम उसे क्या करेंगे, शेयर्स देंगे। तो जब प्रोमोटर को शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल जो हो। यदि यहाँ पर शेयर है, इक्विटी नहीं वर्ड है, तो टू शेयर कैपिटल। तो आप सीधा करेंगे 2000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई एक शेयर का कीमत 100, सो 2000 इंटू 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगा आपका गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग शेयर्स इशू टू द प्रोमोटर्स, ठीक है ना। आप प्रोमोटर्स को जो शेयर इशू किए ये बात नरेशन में मेंशन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जब अंडरराइटर को शेयर इशू करेंगे तो उस केस में अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल कर सकते हैं डायरेक्टली। और पहले आप हो सकता है कि अंडरराइटर को अपना क्या बनाओ, क्रेडिटर लाइबिलिटी एक्नॉलेज करो, उसके बाद जाकर आप अल्टीमेटली क्या कर सकते हो कि आफ्टर दैट अंडरराइटर को आप पेमेंट कर दो, अंडरराइटर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। पहला एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल हो जाएगा और नरेशन में बात मेंशन कर देंगे कि शेयर्स वर इशू टू द प्रोमोटर्स, ठीक है ना। हाँ, बोर्ड्स रेजोल्यूशन लगता है क्योंकि कंपनी अपना मन से शेयर इशू नहीं कर सकता, बोर्ड्स का डिसीजन लगता है इसमें। और जब अंडरराइटर को देंगे अपने तो अंडरराइटिंग कमीशन एक्सपेंस उसको डेबिट करेंगे एंड टू अंडरराइटर अपने बना लिए। और फिर अंडरराइटर को जब शेयर इशू कर दिए तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। आप चाहते तो ये दोनों एंट्री को कंपाउंड कर सकते थे, सीधा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में आपको जो सुटेबल लगे वो रास्ता आप अडॉप्ट कर सकते हो। यही दो सम्स होमवर्क था और इसके अलावा तो और कोई होमवर्क था नहीं। तो अपने यहाँ पर अब अल्टीमेटली क्या करेंगे, सम्स है और साथ में नया कुछ सीखने को क्या है वो देख लेते हैं। तो अपने हमको लग रहा है सबसे पहले कुछ नया सीख लेते हैं, उसके बाद जाकर सम्स करेंगे। फॉर फीचर करते हैं और शेयर्स इशूड अपने करते हैं कि शेयर्स इशू होता है एट ए प्रीमियम, यदि हो तो क्या होगा। तो लिखेंगे व्हेन शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम, हेडिंग डाल देंगे। क्या हेडिंग डालोगे, व्हेन, हेडिंग हो जाएगा आपका व्हेन शेयर्स issued at a premium। यदि प्रीमियम पे इशू होता है तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप क्या एंट्री करने वाले हो उसकी बात कर लेते हैं। तो उस केस में सिंपल है भाई, अपने एंट्री करेंगे पहला, भाई प्रीमियम क्या हम लोग एप्लीकेशन के साथ ले सकते हैं, क्या प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ कलेक्ट हो सकता है? तो आंसर है हाँ, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखेंगे व्हेन प्रीमियम कलेक्टेड, व्हेन प्रीमियम टेकन विथ शेयर एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन के साथ लोगे
तब क्या एंट्री होगा? तो इन दैट केस आपका जन एंट्री होगा, पहला एंट्री बैंक, बैलेंस आपका बढ़ेगा, जो भी अमाउंट मिला प्रीमियम के साथ बैंक अकाउंट डेबिटेड, एप्लीकेशन मनी के साथ, एप्लीकेशन मनी के साथ ये एंट्री करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन मनी के साथ कर तो रहे हो, लेकिन आप ये भी ध्यान रखना कि ये एंट्री बैंक जब अपने रिसीव करते हैं तो एट दैट टाइम बाइफर्केट करने का ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा प्रीमियम के लिए है, ये हमारा कैपिटल के लिए। जो भी मिला पूरा का पूरा शेयर एप्लीकेशन में ही जाएगा। भूल से प्रीमियम मत लिख देना। क्यों भाई? इसलिए कि प्रीमियम हम लेंगे किससे? मेंबर से लेते हैं, और अभी तक तो उसका स्टेटस क्या है? मतलब एप्लीकेंट का स्टेटस है। तो ये एप्लीकेशन मनी से इंक्लूडिंग प्रीमियम यही एंट्री करना है, इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको यही एंट्री करना है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। आई थिंक क्लियर है कि बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हुआ, क्यों हुआ। और उसके बाद दूसरा नंबर आपका एंट्री क्या चीज़ के लिए आएगा? जब आप अलॉटमेंट कर दोगे तब हम इसके अंदर से तोड़ के निकालेंगे कि प्रीमियम का अमाउंट क्या है। तो जब हम अलॉटमेंट कर देंगे तो शेयर एप्लीकेशन के अंदर में ही आपका अल्टीमेटली प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है। तो आप डेबिट करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, एंड तब बताओगे कि भाई आपसे जो मतलब कि एप्लीकेंट से जो अपने कलेक्शन किए उसके अंदर में अपने बताएंगे कि कैपिटल के लिए कितना कलेक्ट किए और कितना हमने प्रीमियम के लिए कलेक्ट किया है। ये बात हम लोग वहाँ कम्युनिकेट करेंगे। तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। तो बाइफर्केशन जो है वो आप कब करोगे? तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट करोगे। जब आप प्रीमियम ले रहे हो विद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के साथ लोगे तो यूजुअल वे में जो होगा वो आप पहले ही बताओगे, क्योंकि उस समय तक वो मेंबर बन चुका रहता है। तो लिखेंगे व्हेन प्रीमियम कलेक्टेड विथ अलॉटमेंट मनी। यदि आप अलॉटमेंट के साथ कलेक्शन करते हो तब क्या एंट्री होगा? बहुत सिंपल है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको शेयर होल्डर बन चुका है, और जब शेयर होल्डर बन चुका है तो उस केस में आप क्या करोगे? शेयर होल्डर्स जब वो बन चुका है तो आप शेयर अलॉटमेंट यानी आप शेयर होल्डर्स को अपना डेटर बना लिए डेबिटेड, और बनाने के बाद जो भी आप उससे कलेक्शन कर रहे हो वो दो चीज़ों के लिए आपने नोटिस दिया, डिमांड नोटिस भेजा। एक क्या चीज़ के लिए? भाई कैपिटल का रुपया मुझे दे दो, तो शेयर कैपिटल होगा एक। और दूसरा क्या चीज़ के लिए दे दो? तो बोलते हैं दूसरा मुझे प्रीमियम के लिए दे दो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये दोनों का हम उसे डिमांड करेंगे शेयर होल्डर से। तो मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो हम इस बार उससे ए प्लस बी दोनों ऐड करके मांगेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट मनी जब हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, मतलब कि जब अलॉटमेंट के साथ लेते हैं तो ड्यू नोटिस में ही कर देते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के साथ जब लेते हैं तो पहले रिसीव कर लेते हैं। बट रिसीव करते समय अपने प्रीमियम को अलग नहीं दिखाते, वहाँ पे हम लोग साथ साथ रखते हैं। जब अलॉटमेंट करते हैं, जब हम उसे शेयर होल्डर बना देते हैं, एट द टाइम ऑफ मेकिंग शेयर होल्डर्स हम लोग वहाँ पे प्रीमियम को अलग करते हैं और सिक्योरिटीज प्रीमियम को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स वही चीज़ चेंज हो जाता है जब अपने प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। किससे? तो जब हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं विद द अलॉटमेंट मनी, तो उस समय वो मेरा पहले क्या है? शेयर होल्डर है, बन चुका है ऑलरेडी, कंपनी का वो मेंबर है। तो यदि कंपनी का पहले से ही वो मेंबर है तो उस केस में पहले अपने मेंबर से डिमांड किए, मेंबर से अपने मांग लिए। मांगने के बाद अब मेंबर देगा नहीं देगा तो आगे का एंट्री तो सब कुछ सेम रहेगा ना। यदि मेंबर ने दे दिया तो हमने तो उसे डेटर बना रखा है, किस अमाउंट से? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ए प्लस बी से हमने उसे डेटर बना रखा है। कलेक्शन हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, आप शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करोगे, और यदि वो फेल कर जाता है तो उस केस में हम उसे कॉल सीनियरिस में डाल देंगे। ये हो गया आपका प्रीमियम का। ये तो ऐसा मैंने बता दिया, लेकिन ये आपको आता है, मैं जानता हूँ अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आपको। नेक्स्ट है हम लोग लिखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम चाहते हैं फॉरफीचर से पहले अपने प्रोरेटा करें। ठीक है, मेरे स्टाइल में करना है, इंस्टीट्यूट के स्टाइल से बाद में मैं मैच करा दूंगा, लेकिन सीखना आपको मेरे स्टाइल से वो ज़्यादा इजी होता है। तो हेडिंग डालेंगे प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट। ऐसे प्रोरेटा स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, ठीक है ना। तो क्या होता है ये प्रोरेटा अलॉटमेंट? प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि एप्लीकेशंस कंपनी का डिमांड, जो शेयर का डिमांड है वो ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि डिमांड ज़्यादा है तो कंपनी ज़्यादा शेयर इशू कर दे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज कंपनी कितना शेयर, जितना रिक्वायरमेंट है कैपिटल का, उससे ज़्यादा वो कैपिटल लेके करेगी क्या? कोई गुड्स थोड़ी बेच रही है कि जितना बेचे उतना बेच दो भाई, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेल अचीव हो। ऐसा रेवेन्यू के मामले में किया जाता है, बट लोन, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके क्या करोगे? आपको तो जितना रिक्वायरमेंट है, से फॉर एग्जाम्पल आपको रिक्वायरमेंट है से 1 करोड़ रुपए की कैपिटल की ज़रूरत है, और आपको मान लेते हैं 10 बैंक आ गया, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, तो हर बैंक आपको 1-1 करोड़ का ऑफर कर रहा है, तो 10 बैंक मिलकर आपको 10 करोड़ रुपए ऑफर कर दिए, तो विल यू टेक 10 करोड़ लोन? आंसर इज नो। हम लेके करेंगे क्या? क्योंकि अपने लिए वो कोई काम का नहीं है। हमें क्या चाहिए भाई? हम लोन लेंगे वही जो हम अल्टीमेटली मेरा रिक्वायरमेंट्स है। तो वैसे ही कंपनी क्या करती है, जितना उसका कैपिटल का रिक्वायरमेंट्स होता है उतना ही लोन लेती है, उससे ज़्यादा वो लोन नहीं लेती है। सो दैट्स वाई एज पर द रिक्वायरमेंट्स कंपनी लेगी। तो वैसे ही कंपनी को शेयर इशू करने हैं, से फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ शेयर इशू करने हैं, बट एप्लीकेशन आ गए, लोग खरीदने के लिए आ गए 3 करोड़ शेयर्स का, तो क्या कंपनी ज़्यादा शेयर इशू कर देगी? आंसर होगा नहीं। कंपनी को जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है तो ज़्यादा क्यों करेगी? अभी फॉर एग्जाम्पल मेगा आईपीओ इशू आने वाला है एलआईसी का, ठीक है, अपनी फाइनेंस मिनिस्टर उसका रिव्यू भी कर रही है, कल के न्यूज़ में जो था। तो मान लो कि आईपीओ जो कि आपका एलआईसी इंडिया का आएगा, जो कि सबसे बड़ा इशू होगा इंडिया का, तो बोलते हैं ये आईपीओ जो एलआईसी का आना है तो सबको ही चाहेगा कि उसे शेयर मिले, ठीक है। अब यदि ऐसा है कि कंपनी बहुत अच्छी है, नेटवर्थ बहुत स्ट्रांग है इसका, अंदर में इसका हिडन वैल्यू बहुत है, तो उस केस में क्योंकि इतने साल से वो प्रॉफिट में चली है, तो अल्टीमेटली आगे भी इंश्योरेंस का बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तो आगे भी वो अच्छा करेगी। तो हर कोई चाहेगा कि वो एलआईसी का शेयर्स ले। अब डिमांड आ गया, मान लो कंपनी ने इशू किया कि उसे 10,000 करोड़ का शेयर बेचना है फॉर एग्जांपल, और लोगों ने 50,000 करोड़ का डिमांड रेस कर दिया, तो क्या कंपनी 50,000 करोड़ मार्केट से उठा लेगी? आंसर है नहीं। कंपनी को ये 50,000 करोड़ नहीं चाहिए। आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट इसका शेयर होल्ड करता है, तो जो भी शेयर बेच के प्रोसीड्स आएगा वो गवर्नमेंट को मिल जाएगा, गवर्नमेंट उसे यूज करेगी टू कट द फिजिकल डेफिसिट, और मे बी गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे यूज करेगी। वो ऑलरेडी अनाउंसमेंट में है, सीतारमन ने जो ऑलरेडी अनाउंस कर रखी है, ठीक है। तो आप समझ गए ये चीज। जब हम लोग प्रोरेटा स्टैंड्स फॉर लिखेंगे, प्रोरेटा स्टैंड्स फॉर proportionate allotment, allotment of securities among the applicants. Among the applicants. This situation arises in case of
ओवर सब्सक्रिप्शन of issue of shares, over subscription of issue of shares। तो ये सिचुएशन ही आता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तब जाके ये सिचुएशन अराइज होता है, अदरवाइज ये सिचुएशन आएगा ही नहीं। आप समझ गए? अल्टीमेटली प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या है, तो ये अपने समझ लिए प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है। हमें क्या करना है, देखो कंपनी दो तरह से डील करती है। देखो सपोज कर लो कि अपने पास यदि अपने कोई चीज बेच रहे हैं, बहुत लंबा लाइन लगा है दुकान के सामने, तो अपने पास दो सिचुएशन है, भाई सबको थोड़ा थोड़ा बेचो क्योंकि डिमांड है, सबका जरूरत पूरा करो, या ऐसा करो जो पहला कस्टमर जितना मांगा दे दो, सेकंड जितना मांगा उसको दे दो और बाकी लोगों को रिटर्न कर दो। तो नॉर्मली एक्सेस को रिजेक्ट किया जा सकता है और या तो प्रोरेटा किया जा सकता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, यहां पर सेंटर में लिखो ओवर सब्सक्रिप्शन। सिचुएशन को अपने कैसे डील करेंगे, तो बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन को डील करने का अपने पास दो रास्ते हैं। बोलते हैं क्या क्या रास्ता है अपने पास ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने का, तो बोलते हैं नंबर 1 दैट इज, क्या हो जाएगा, नंबर 1 ओवर एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। और दूसरा हो सकता है कि प्रोरेटा हो सकता है, प्रोरेटा अलॉटमेंट। देखो जब अपने एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे तब तो कोई कहानी नहीं है, आप सीधा स्ट्रेट वे वहां पर क्या किए, जिनका ज्यादा आया था उन्हें लौटा दिए, रिटर्न कर दिए, कहानी क्लियर है, कोई वहां स्टोरी नहीं है। लेकिन यदि आपका शॉर्टेज है, यदि आपका मान लेते हैं वहां पर कि मतलब कि ज़्यादा डिमांड है और आप सबको खुश करना चाह रहे हैं, तो स्टोरी आता है कि भाई हम उसे कम देंगे, ठीक है, वो हमसे मांग रहा है 5 शेयर बट अपने उसको देंगे 2 शेयर। इस तरह का इसे कहते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ता है कि अगला एक्स्ट्रा रुपया कितना दे दिया। अब ये सिंपल सी लॉजिक है कि किसी ने 5 शेयर के लिए पैसे दिए मुझे और मैंने उसे क्या किया है 2 शेयर, 5 शेयर के लिए पैसे दिए, मैं उसे 2 शेयर्स दिया, तो उसके कितने हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, तो मेरे पास 3 का एक्स्ट्रा आ गया। तो निकालेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी on each share allotted on prorata। ये ध्यान रखना कि हर सम्स में अपने को ये कैलकुलेट करना है। यदि प्रोरेटा अलॉटमेंट है तो क्या निकालना है अपने को, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन ईच शेयर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो कैसे ये निकलेगा, बहुत आसान है। तो ये आप एक्सेस कैसे निकलेगा, तो इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन मनी, सबसे पहले निकालेंगे अपने, लिखेंगे डिफरेंस इन रेशियो, डिफरेंस इन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी डिवाइडेड बाय number of shares allotted in the ratio। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, तो घबराना नहीं है क्या लिख दिया मैंने। तो यहीं पर आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में लिखोगे application received
एप्लीकेशन रिसीव्ड से 15,000 शेयर्स के लिए, शेयर इशूड 10,000 शेयर्स। तो आप समझ ही रहे हैं कि यहां पर, और एप्लीकेशन मनी जो है वो कितना देना है वो भी मैं बता दूं। तो एप्लीकेशन मनी ₹5, ठीक है, एप्लीकेशन मनी ₹5 पर शेयर, ठीक है। अभी यदि अपने को बात करना हो तो सबसे पहले यहां पर ये भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रोरेटा अलॉटमेंट मेड, प्रोरेटा allotment made to the applicants अभी यदि हमें जो हमने सीखा है कि यदि यहाँ पे प्रोरेटा हुआ तो एक्सेस हमें पर शेयर कितना मिला ये कैलकुलेट करना है। दैट इज वेरी सिंपल, निकाल पाएंगे आप। हाउ विल कैलकुलेट दैट? सिंपल, आप सबसे पहले यहाँ लिख दोगे, हेडिंग डालोगे, रेशियो निकालोगे आप। सो रेशियो ऑफ अलॉटमेंट, तो ये आसान है, आप तो देख ही रहे ना। रेशियो ऑफ अलॉटमेंट क्या है भाई? सीधी सी बात है, जिन्होंने 15,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स दिए गए तो 15,000 इज टू 10,000, 15,000 इज टू 10,000 इज द रेशियो ऑफ अलॉटमेंट। यानी कि इसे यदि जीरो कट के छोटा कर दे अपने तो 3:2 का रेशियो हो गया। और अपने को पता है कि एप्लीकेशन मनी कितना है पर शेयर, तो ₹5 इज द एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पर अब आप एक्सेस निकाल पाएंगे। कैसे निकलेगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी? कैसे निकलेगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी? ऑन ईच शेयर अलॉटेड। हम लोग आखिर अलॉटेड को ही क्यों चुनते हैं, एप्लीकेशन को क्यों नहीं चुनते? क्योंकि रिश्ता जो बनता है कंपनी का शेयर होल्डर के साथ वो अलॉटमेंट के साथ बनता है। तो यानी कि एप्लीकेंट्स के साथ रिश्ता नहीं बनता है कि कितना अप्लाई किया, उन सभी के साथ रिश्ता नहीं बनता है। कन्वर्ट होता है वो रिलेशन ओनली इफ द शेयर्स वर अलॉटेड टू देम। तो इसीलिए अपने कनेक्शन हमेशा अलॉटमेंट के साथ करेंगे। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन ईच शेयर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा, तो ये आपका कैसे निकलेगा? तो डिफरेंस इन रेशियो, सबसे पहले आपको ये निकालना है जो यहाँ पर आपने लिखा है डिफरेंस इन रेशियो। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस इन रेशियो यानी कि 3 - 2 इज द डिफरेंस इन रेशियो आ गया, मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन मनी। तो आपने एक शेयर के लिए कितना रुपया एक्सेस लिया हुआ है, तो मतलब एक शेयर पे कितना रुपया लिया हुआ? 5। एंड देखो इस रेशियो में यदि ये 3 एप्लीकेशन है तो 2 क्या है? अलॉटमेंट है। रेशियो में 3 एप्लीकेशन है तो 2 आपका क्या है? अलॉटमेंट। तो ये एप्लीकेशन हुआ तो ये आपका क्या है? अलॉटमेंट है। दिस इज अलॉटमेंट, ठीक है। सो 3 - 2 इंटू ₹5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इन द रेशियो। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इन द रेशियो इज हाउ मच? 2। तो देखो आपका एक्सेस निकल आया। देखिए 3 - 2 डिफरेंस इज 1, 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ₹5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.5 पर शेयर, 2.5 पर शेयर। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन ईच शेयर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा इज इक्वल्स टू 2.5। ₹2.5 मुझे एक्स्ट्रा मिला है हर शेयर पे। तो ये 2.5 आप कैलकुलेट कर पाए। ये हमें फायदा क्या है कि भाई देखो यदि मुझे 2.5 एक्स्ट्रा मिला है तो फ्यूचर में जो भी ड्यूज होगा आउट ऑफ विच 2.5 शुड बी एडजस्टेड। 2.5 मुझे मिल चुका है तो मुझे वो अब आगे कमती मिलेगा। से फॉर एग्जांपल यदि अलॉटमेंट का रुपया से ₹3 है तो 2.5 वाज ऑलरेडी रियलाइज्ड, तो मैं सिर्फ 50 पैसे रिसीव करूंगा।
क्योंकि ऑलरेडी 2.5 मुझे मिल चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब कभी प्रो रेटा हो आपका पहला काम है एक्सेस कैलकुलेट कर लेना कि एक शेयर के ऊपर मुझे एक्सेस कितना मिला है। हाँ, ध्यान रखना कि कैटेगरीज कौन सा है वो भी आपको नोटिस करना चाहिए। कैटेगरीज है यहाँ पर जिन्हें प्रो रेटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट किए गए, उनकी कैटेगरीज में हम लोग बात कर रहे हैं। अलग अलग भी वैसा भी केसेस होगा जहाँ पे अलग अलग ग्रुप होता है, सम्स देखेंगे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने समझ लिया कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन ईच शेयर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा कैसे निकलता है। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन ईच शेयर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। अब हम लोग मतलब फॉर फ्यूचर का भी कर पाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि स्टडी मॉड्यूल में आपका क्या सम्स है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। 7 तक कर चुके हैं क्या? नहीं, 7 नहीं किए हैं, तो पहले 7 करेंगे। 7 ऑन 1 मई 2014, ये हम लोग कॉपी में लिख के करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि ऑन 1 मई 2014 सुपरमैन लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। तो 100 रुपया है, कंपनी कैसे मांग रही है वो भी बता दिया कि कंपनी इज डिमांडिंग 20 ऑन एप्लीकेशन। पहला इंस्टॉलमेंट 20 रुपया है, तब तक वो एक एप्लीकेंट्स के तौर पर आएगा, और दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है अलॉटमेंट का है जो कि 30 रुपीज़ है। फर्स्ट कॉल 20, और इसका डेट भी बता दिया, लास्ट डेट फिक्स फॉर पेमेंट 31 जुलाई तक आ जाना चाहिए। ठीक है ना। एंड फाइनल कॉल लास्ट डेट उसका फिक्स कर दिया 30 अगस्त। तो यानी कि आपका 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, 20, 30, 20, 30। 20 है एप्लीकेशन के साथ, 30 है आपका अलॉटमेंट के साथ, और आपका फर्स्ट कॉल है 20 रुपीज़ का, फाइनल कॉल है 30 रुपीज़ का। आगे बोल रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑन 15 मई 2014 फॉर 6000 शेयर्स। कंपनी कितना शेयर्स अलॉट करना चाहती थी आप बताओ। देखो, नोटिस करो प्लीज, ध्यान से देखो इसे, यदि सीखना है तो ध्यान से देखो। 5000 ही कंपनी ने इशू कर रखी है, कंपनी से 5000 शेयर ही इशू कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया तो कंपनी ज़्यादा शेयर इशू कर देगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कंपनी सिर्फ 5000 शेयर ही इशू कर सकती है। लेकिन आप ये भी नोटिस करो कि कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स के आ गए भाई, तो बोलते हैं 6000 शेयर्स के एप्लीकेशन आ गए। तो अब 1000 ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए तो कंपनी क्या करेगी, या तो 1000 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर देगी या तो प्रो रेटा अलॉटमेंट करेगी। तो ये देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या ऑप्शन को सेलेक्ट करती है। तो लिखा हुआ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑन 15 मई 2014। ठीक है ना। यहाँ पर आपका 15 मई 2014 को एप्लीकेशन आया 6000 शेयर्स के लिए। एन अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून 2014। डेट भी बता रहा है कि अलॉटमेंट कब किया गया, 1 जून को किया गया। ठीक है ना। और एप्लीकेशंस फॉर 2500 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। ये भी बता रहा है कि 2500 एप्लीकेंट्स ऐसे थे, खास थे, मतलब दे आर स्पेशल टू कंपनी, एंड दैट्स वाई कंपनी उन्हें फुल अलॉटमेंट कर दी। एंड दोज फॉर 3000 शेयर्स वर अलॉटेड 2500 शेयर्स। अब देखो 3000 एप्लीकेंट्स, यही नोटिस करने वाला बात है, 3000 एप्लीकेंट्स को 2500 शेयर्स दिया। दिस इज प्रो रेटा, दिस इज प्रो रेटा। यहीं पर ये प्रो रेटा कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका 3000 एप्लीकेंट्स को 2500 शेयर्स दिए गए। तो सीधी सी बात है कि ये प्रो रेटा कैटेगरीज हो गया। पहला वाला फुल अलॉटमेंट हुआ। आप देखो यहाँ पर इन फुल है, तो 2500 शेयर्स इन फुल होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर प्रो रेटा नहीं हुआ भाई। 2500 का एप्लीकेशंस किया था, 2500 ही शेयर्स दे दिए गए, तो दिस इज नॉट द प्रो रेटा। बट यहाँ पर आपका प्रो रेटा है 3000 है और अल्टीमेटली 2500 शेयर्स दिए गए। एंड एप्लीकेशंस फॉर 2500 शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो यहाँ पर 500 एप्लीकेंट्स को टाटा बाय बाय भी कर दिया, यानी कि कुछ को तो प्रोरेटा कर दिया, कुछ को रिजेक्ट भी कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 जून। और यहाँ पे जो भी ड्यू था वो 15 जून को मिल गया। द कॉल्स वर ड्यूली मेड ऑन 1 जुलाई
and 1st August respectively. One shareholders didn't pay the first call money on 150 shares, which he paid the final call together with interest at 5% per annum. Another shareholders holding 100 shares didn't pay the final call money till the end of accounting year, which ends on 31st October. अकाउंटिंग ईयर भी कब खत्म हो रहा है वो बोल दिया बस। और कुछ रिक्वायर्ड टू शो द कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज, तो अपने को जर्नल एंट्रीज भी पूछा है और कैश बुक भी पूछा है। तो एक अच्छा सम है जिसे अपने लिख कर करेंगे सो दैट आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाए, पक्का प्रैक्टिस हो जाए। तो लिख कर करोगे तो वो ज़्यादा लास्टिंग होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो अपने सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल ड्रॉ द फॉर्मेट। आप कैश बुक का फॉर्मेट बना लो, ठीक है। ये हो गया मेरा कैश बुक। सिर्फ बैंक कॉलम चाहिए और इसके नीचे आप ड्रॉ कर लो जर्नल का फॉर्मेट। क्रेडिट हो गया, डेबिट, लेजर फॉलियो, डेट पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर भी देंगे क्या है मैट का। तो पेज नंबर है 10, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर है 7, तो आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर पेज 10 क्वेश्चन नंबर 7 डेबिट एंड क्रेडिट कैश बुक, और ये है आपका जर्नल एंट्रीज। डेबिट क्रेडिट, रुपये का सिंबल दे दो, ठीक है। अब आपने यहां पर आगे बढ़ेंगे, क्या है भाई, तो यहां पर जर्नल एंट्रीज हो गया। जर्नल एंट्रीज के बाद अल्टीमेटली अपने को करना क्या है, तो एक वर्कआउट करना है। प्रोरेटा रेशियो क्या है, तो हमेशा एक छोटा सा वर्किंग करना, क्या, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे हमेशा, एकदम छोटा सा टेबल, ठीक है। छोटा सा ये टेबल बन रहा है और इसमें 2 रो होगा। ये है आपका एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन, और ये होगा आपका अलॉटमेंट का। दो कैटेगरी है इसलिए मैंने ए और बी दो अल्टीमेटली इसके अंदर में रो डाले। पहला ऐसा है जहां पर फुल अलॉटमेंट किया गया, देख लीजिए बोला हुआ है कितना फुल अलॉटमेंट हुआ। क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो लिखा हुआ है कि अपने फुल अलॉटमेंट दिए 2500 एप्लीकेंट्स को। तो लो भाई यहाँ पर आपका 2500 एप्लीकेंट्स, इसमें 3 रो होगा, एक और होगा, ध्यान रखना, अपने स्किप कर गए, एक और होगा जिसे रिजेक्ट किए, ठीक है भाई। किसको रिजेक्ट किए, तो एक और होगा कैटेगरी सी, ठीक है, एक और कैटेगरीज हो जाएगा सी। तो 2500 एप्लीकेशंस जो था उसे अलॉटमेंट किया गया 2500 ही शेयर्स का। तो अपने यहाँ पे लिखे फुल अलॉटमेंट कैटेगरी है ये, यानी ये वैसा कैटेगरीज है जहाँ पर मुझे एक्सेस कुछ भी नहीं मिला है, जितना इन्होंने मांगा था उतना शेयर्स दिया गया, तो एक्सेस किस बात का। नेक्स्ट कैटेगरीज है जहाँ पर कितने एप्लीकेशन हैं, तो 3000 एप्लीकेंट्स को 2500 शेयर्स दिए गए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 500 एप्लीकेंट्स को 0 शेयर्स दिए गए।
आप टोटल देख सकते हैं, एप्लीकेशंस ऐड करेंगे सो टोटल 6000 हुआ, और नंबर ऑफ अलॉटमेंट देखेंगे तो 2500 प्लस 2500, तो नंबर ऑफ अलॉटमेंट आपका 5000 शेयर्स का आ जाता है। ये ओवरऑल पिक्चर है कि ओवरऑल पिक्चर में ये बोला गया था कि 5000 ही कंपनी इशू कर रही है, और नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट करना है वो भी कितना है, तो सॉरी 5000 ही शेयर अलॉट करना है। एप्लीकेशन 6000 आया था, उसका स्टोरी क्लियर है। आपको पता है इनमें से, आप बताओ प्रोरेटा कहाँ पर है? क्या कैटेगरीज ए में प्रोरेटा है? आंसर है नहीं, ये प्रोरेटा नहीं है। क्या कैटेगरीज बी में प्रोरेटा है? हाँ, 3000 एप्लीकेशंस को 2500 शेयर्स दिया गया, सो दिस इज प्रोरेटा। क्या ये वाला प्रोरेटा है? नहीं, ये तो रिजेक्ट कर दिया गया, तो दिस इज ऑल्सो नॉट टू बी कंसिडर्ड एज प्रोरेटा। तो हमें सबसे पहले अपना काम यही करना है कि सबसे पहले आप वो रेशियो बना लो। तो यहाँ पे प्रोरेटा रेशियो क्या है वो लिख दो। प्रोरेटा रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, 3000 इज टू 2500, दैट इज 6:5। अब एक्सेस निकाल सकते हो। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको रुपए कैसे देने हैं। टोटल टारगेट कंपनी को 100 रुपए कलेक्ट करने हैं, आपको पता ही है 100 कलेक्ट करने हैं, लेकिन कंपनी इसे 4 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। तो वो 4 इंस्टॉलमेंट क्या है, छोटा छोटा टुकड़ों में कंपनी कलेक्ट कर रही है। वो चारों इंस्टॉलमेंट को आप देख सकते हो। तो पहला इंस्टॉलमेंट है जो कंपनी कलेक्ट कर रही है वो है 30 रुपीज़ का, दूसरा 20, तीसरा, नहीं शायद मैं उल्टा कर रहा हूँ, देख लेता हूँ। पहला है 20, यस उल्टा कर रहा हूँ, पहला है 20, सेकेंड वन इज 30, देन अगेन 20 एंड देन 30। इसका मतलब एप्लीकेशन के साथ कंपनी कितना ले रही है, 20 रुपीज़। तो हमें यहाँ पर एक्सेस निकालना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन ईच शेयर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा। तो यहाँ लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी on each share allotted on pro rata basis। तो ये कितना आएगा, अपने सिंटेक्स जानते हैं, डिफरेंस इन रेशियो, दैट इज रेशियो है आपको पता है 6:5 दिख रहा है यहाँ पर 6:5। तो 6:5 तो 6 - 5 से आपका डिफरेंस इन रेशियो आएगा, मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन मनी। आपको एप्लीकेशन पे कितना रुपया मिल रहा है, 20 रुपीज़ यू विल रिसीव एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन। तो दिस डिवाइडेड बाई क्या होगा, दिस इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इन द रेशियो दैट इज 5। 6 एप्लीकेशन है तो 5 क्या अलॉटमेंट है, तो 6 - 5 इंटू ₹20 डिवाइडेड बाई 5, द डिफरेंस इज आपका हो गया ₹20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ₹4 पर शेयर। तो सामने वाला मुझे एक्स्ट्रा 4 रुपीज़ दे रखा है। अब जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सामने वाले से हम लेंगे तो वो 4 रुपीज़ ऑलरेडी दे रखा है, तो वो मुझे नहीं देगा। लेकिन ध्यान रखना कौन सा कैटेगरीज में, तो पहला कैटेगरी में नहीं, यहाँ पर 30 रुपीज़ जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर मुझे एक्सेस मिला हुआ है 4, तो मुझे 26 रुपीज़ और मिलेगा। बट सबके लिए ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा भी कैटेगरी है जहाँ पे फुल अलॉटमेंट है। जैसे यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं है, बट यहाँ पर एक्सेस है, यहाँ पे 4 रुपये आया है, यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है। दैट मीन्स कि आपको ये समझना होगा कि जहाँ प्रोरेटा है वहीं पर एक्स्ट्रा मिला है, जहाँ प्रोरेटा नहीं है वहाँ एक्सेस आपको नहीं मिला है। क्लियर है ये? तो आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग सम्स कर सकते हैं। तो पहला एंट्री होगा कि आपको एप्लीकेशन मिला, और एप्लीकेशन मिलने का एंट्री कैश बुक में आएगा। तो आप कैश बुक में लिखोगे, क्या लिखोगे कैश बुक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। देख लेना हुआ इक्विटी है या प्रेफरेंस है, तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ इक्विटी, ध्यान दो यहाँ पर इक्विटी वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इक्विटी हो गया। तो इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन में जाएगा। तो आप सबसे पहला एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन,
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जाएगा कितना वो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं। टोटल एप्लीकेशन 6000 शेयर्स के लिए आया और एक के ऊपर अपने कलेक्ट कर रहे हैं 20 रुपीज। तो 6000 मल्टीप्लाइड बाई 20 यदि करते हो तो आपका हो जाता है 1,20,000। 1,20,000। तो 1,20,000 रुपए का आपने क्या किए, एप्लीकेशन रिसीव कर लिए। अब 1,20,000 रिसीव करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या है, तो अपने नेक्स्ट वर्क है अपने को अलॉटमेंट करना पड़ेगा। तो अब अपने अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट करने के लिए आपको पता है बोर्ड्स की मीटिंग लगती है और उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, ये जो एप्लीकेशन मिला है वहीं पे अलॉटमेंट करेंगे। तो जनरल एंट्रीज में जाकर आप लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो लायबिलिटीज आपने बनाया था उसे आप कैंसिल करोगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। तो ये आप डेबिट करोगे कितने से, तो जितना टोटल अमाउंट है वो आप कैंसिल कर दो। विथ 1,20,000 से ही कैंसिल करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, तो क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा आप अच्छी तरीके से जानते हो कि कंपनी ने इशू कितना शेयर्स किया। आप बताओ कितना शेयर इशू किया। सर पता नहीं कितना शेयर इशू किया। अरे ऐसा कैसे नहीं पता, आप देखो ठीक से। कंपनी ने यहाँ पर लिखा हुआ अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ, ऑन 1 मई 2014 सुपरमैन लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इच पेबल एज फॉलोज। तो 6000 एप्लीकेशन आ गए, इट डजंट मीन कि 6000 शेयर्स दे देगा। एप्लीकेशन कुछ भी आ जाए, 5000 से कम आए तब तो कमती देना पड़ेगा, लेकिन यदि 5000 से अधिक आया है तो 5000 से अधिक शेयर इशू नहीं कर सकता है, बिकॉज कंपनी डू नॉट रिक्वायर्ड दैट मच ऑफ कैपिटल। इसीलिए कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, कंपनी जो है वो इशू करेगी सिर्फ और सिर्फ 5000 शेयर्स। तो कंपनी जो है 5000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज करके 1 लाख रुपीज चला जाएगा कहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ 1 लाख रुपीज। एंड और क्या क्रेडिट होगा, तो बोलते हैं कि इसमें प्रीमियम तो कुछ है नहीं कि प्रीमियम की बात सोचें। तो अपने जो एक्स्ट्रा मिल गया है, जो जिनसे हम प्रो रेटा अलॉटमेंट किए, तो बोलते हैं वहां पे मुझे एक्स्ट्रा मिला है 4 रुपये करके पर शेयर, बट 5000 शेयर पे एक्स्ट्रा नहीं मिला। आप ठीक से देखो वर्किंग, तो यहाँ एक्स्ट्रा नहीं मिला है। पहला वाला कैटेगरीज में एक्स्ट्रा आपको नहीं मिला है, यहाँ नहीं मिला है एक्स्ट्रा। आपको एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिला है एट द रेट ऑफ 4। तो इसका मतलब है रिश्ता हमें एप्लीकेशन लगाने से मिला बना या अलॉटमेंट करने से बना। तो बोलता है रिलेशन एस्टैब्लिश्ड विथ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 2500 शेयर्स है, तो अपने को यहाँ पर 2500 शेयर्स पे 4 रुपये करके एक्स्ट्रा मिला हुआ है। ये रुपया हम फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे। फ्यूचर में जिनका अधिक दिया हुआ है उन्हें मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा दे रखा है। सब कोई तो ज़्यादा नहीं दे रखा है ना, नॉट एवरीवन हैड गिवन एडवांस, ओनली दिस। ये लोगों का प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ, तो यहाँ पर एडवांस है, तो इनका एडवांस मैंने कैलकुलेट कर लिया कि एक शेयर पे एडवांस कितना है। तो एक शेयर पे एडवांस आया 4 रुपये, तो यानी 2500 शेयर्स पे एडवांस कितना हुआ, तो बोलते हैं टोटल एडवांस मेरा 10,000 का हो गया। 2500 मल्टीप्लाइड बाई 4, सो टोटल एडवांस हो गया आपका 10,000 का। तो अपने क्या करेंगे 10,000 जो है वो अपने यहाँ पर जो आगे का इंस्टॉलमेंट मुझे मिल गया तो मेरे लिए लाइबिलिटीज है, तो मैं उस लाइबिलिटीज को क्रेडिट करूंगा कहाँ पर। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का रुपया मुझे अभी मिल गया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में मैं क्रेडिट कर दूंगा, बिकॉज ये मेरे लिए लाइबिलिटीज है। पहले ही मिल जाना लाइबिलिटीज है। ये 2500 मल्टीप्लाइड बाई एक शेयर पे 4 रुपये करके एक्स्ट्रा मिला, तो आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, इसीलिए अपने ऐसे किए। ठीक है। और आपको पता है कि आपने
रिजेक्ट किया, वर्किंग देख सकते हैं, कंपनी ने रिजेक्ट किया है 500 शेयर्स को, उनका 20 रुपीज़ करके लौटा दिया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कंपनी की भाई मैं आपको शेयर्स नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कंपनी बोल रही है। तो भाई अगला माफ़ी क्या मांगना, अगला का रुपया वापस करो, अगला को शेयर्स नहीं दिए हो तो 2500 इंटू आप रुपया रिजेक्ट करोगे तो आपका लाइबिलिटी जो शेयर एप्लीकेंट्स के प्रति है दैट लाइबिलिटीज विल डिक्रीज एंड योर बैंक बैलेंस, कंपनीज बैंक बैलेंस विल ऑल्सो डिक्रीज। सो टू बैंक करके क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, कितना, तो बोलते हैं बैंक करके क्रेडिट कर देंगे 500 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ करके, दिस इज ऑल्सो 10,000। आप ठीक से देखो, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यदि अपने कैश बुक बना रहे हैं तो ये एंट्री कैश बुक में आएगा रिजेक्ट करने का, तो ये 1,10,000 से ही होगा। मैं यहीं पे लिख दिया, वो गलती कर रहा था, बट तुरंत समझ में आया कि नहीं ये यहाँ नहीं लिखा जाएगा, आपको कैश बुक में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि बैंक इन्वॉल्व है इसीलिए हमें यहाँ लिखना पड़ा 500 मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपीज़ के रेट से। सम्स कॉम्प्लिकेशन चालू हो गया है, ध्यान से करिएगा नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा, अब इसका डेट भी देख लो, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑन 15 मई 2014, सिंस डेट है तो आपको ये सारा चीज़ 15 मई को ही करना पड़ेगा एप्लीकेशन मिलने का, एंड अलॉटमेंट हुआ 1 जून को, तो आपको ये डेट डालना पड़ेगा 15 मई को ये एंट्री हुआ था, 15 मई 2014, और ये एंट्री हुआ था 1 जून 2014 को, अलॉटमेंट हुआ है 1 जून 2014 को, यहाँ पे भी लिखना होगा 1 जून 2014, तो डेट का आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो ट्रांजैक्शन कैश में हो कैश बुक में जाएगा, जो ट्रांजैक्शंस आपका नॉन कैश है वो आपका जनरल एंट्रीज में आएगा, ध्यान रखेंगे, दोनों जगह लिखेंगे तो कट जाएगा मार्क्स। नेक्स्ट है आपका, अब अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। अलॉटमेंट मनी आप कितने रुपए करके डिमांड करोगे, तो एट द रेट ऑफ 30 यू विल डिमांड द अलॉटमेंट मनी। सो 30 रुपए के रेट से आप अलॉटमेंट मनी मांग लो। अलॉटमेंट मनी मांग कब रहे हैं, कुछ डेट दिया है पे करने का, अलॉटमेंट का डेट अपने को पता है कि अलॉटमेंट का रुपया देना कब है, तो लिखा हुआ अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून 2014, एप्लीकेशंस फॉर दिस, एंड कुछ लिखा नहीं है। बैलेंस ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अच्छा 15 जून को अलॉटमेंट मनी मिल जाएगा, तो अपने 1 जून को ही अलॉटमेंट मनी ड्यू कर देंगे, तो 1 जून 2014 अलॉटमेंट मनी मांगेंगे अपने शेयर होल्डर से। और जब अलॉटमेंट का रुपया मांगोगे तो उस समय ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोर्ड्स का मतलब बोर्ड्स रेजोल्यूशन तो लगता है, तो उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, वो कैश बुक में नहीं आएगा, तो आप मांगेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो जब मांगेंगे तो एंट्री होगा आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये जो आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे ये कितने रुपए से करोगे, तो अपने को पता है कि 30 रुपीज़ वॉज ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सो आप 30 रुपए के रेट से टोटल 5,000 शेयर है तो ये 1,50,000 होगा। सो 1,50,000 एंड टू क्रेडिट करोगे किसको, तो क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, तो क्रेडिट करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई जब मेंबर से रुपया मांगते हैं तो ये 1,50,000 मैंने मांगा तो मेंबर को नोटिस दे दिया, मेंबर को बता दिया भाई मेंबर आपको ये रुपए देने हैं। मेंबर ने बोला क्या चीज़ के, तो आपने बताया कैपिटल के लिए, कंपनी हैड गिवन द नोटिस, डिमांड नोटिस इसे कहते हैं, और कंपनी ने डिमांड नोटिस रेज कर दिया और ये एंट्री आ गया आपका।
अब अल्टीमेटली इसके बाद क्या एंट्री होगा, तो बोलते हैं इसके बाद होगा कि कंपनी रिसीव करेगी या तो कोई फेल किया होगा 15 जून को। क्या बोल रहा है, कोई ज़्यादा दिया क्या, ये पढ़ के देखो। The calls were duly made on 1st July and August. One shareholders didn't pay the first call, money fail किया है, first call fail किया है। And एक और shareholder है, another shareholders holding 100 shares didn't pay the final call money. तो एक जन ने फर्स्ट कॉल फेल किया है और एक दूसरा शेयर होल्डर और है जो कि फाइनल कॉल मनी फेल किया है, एडवांस किसी का है नहीं। तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि अब हमें मिलने का एंट्री करना होगा। लेकिन याद करो, दो कैटेगरीज के शेयर होल्डर्स हैं। एक ऐसा कैटेगरी है जो कि पहले ही दे चुका है, तो इसमें समझो ये वाला 2500 शेयर मुझे कुछ नहीं दिया था एक्स्ट्रा, बट इन लोगों का एक्स्ट्रा मेरे पास जमा है, इस कैटेगरीज का एक्स्ट्रा जमा है 4 रुपए करके। तो मुझे यदि 30 रुपीज़ करके लेने हैं और किसी का 4 रुपीज़ डिपॉजिट है, तो मुझे बैलेंस ही तो देगा ना। तो यहाँ पर एंट्री 15 जून को मिलने का एंट्री होगा, 15 जून को मिलने का एंट्री होगा। 15 जून 14 क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से देखना, 2500 शेयर्स ऐसे हैं जिन्हें फुल अलॉटमेंट मिला था, वो लोग कैटेगरीज ए में आते हैं और उनका कोई भी एक्स्ट्रा मेरे पास नहीं है। सो दे हैव टू पे 30 रुपीज़ पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई भी एक्स्ट्रा मेरे पास जमा नहीं है। लेकिन और 2500 शेयर होल्डर ऐसा है जिसका मेरे पास 4 रुपीज़ करके एक्स्ट्रा डिपॉजिट है, तो वो 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा अपने कट कर देंगे। तो डिफरेंस जो बचा वो मुझे 30 माइनस 4 26 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे जो टोटल मिलना है अलॉटमेंट के ऊपर, अपने को पता है कि 1.5 लाख रुपया मिलना है, जिसमें से मुझे ऑलरेडी 10,000 एक्स्ट्रा पहले से मिला हुआ है। तो मुझे मिलेगा कितना, 1,40,000। कैलकुलेट करोगे तो देखो 1,40,000 यहाँ पे भी आएगा आपका 2500 इंटू 30 यदि करते हैं तो ये होता है 75,000, और 2500 इंटू 26 करते हैं तो ये होता है 65,000। तो टोटल हो गया आपका 1,40,000 हमें मिल गया। तो ये मिलने का एंट्री, ठीक है, ये मिलने का एंट्री। और 10,000 जो पहले ही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने क्रेडिट कर रखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ऑलरेडी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 क्रेडिट कर रखे हैं। तो फॉर दैट अलग से कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बराबर, आप देख सकते हो यहाँ पर क्रेडिट हुआ 10,000, ठीक है, और यहाँ पर क्रेडिट हुआ 1,40,000, तो टोटल क्रेडिट हुआ 1,50,000। और आपने डेटर भी बनाया था 1,50,000 से, तो डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, बराबर। आपको ये फीलिंग भी रहना चाहिए कि कब बराबर हो जाता है, किस पॉइंट पे बराबर होगा, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारा अब क्या है, तो बोलते हैं अब हम लोग उससे फर्स्ट कॉल का रुपया मांगेंगे। भाई फर्स्ट कॉल का रुपया ड्यू कब हो रहा है, वेदर डेट वॉज गिवन और नॉट, ये चेक करिए। तो द कॉल वर ड्यूली मेड ऑन 1st जुलाई एंड 1st अगस्त। देने का डेट है 31st जुलाई एंड 31st अगस्त, बट ड्यू डेट कॉल किया जा रहा है, डिमांड नोटिस रेज किया जा रहा है 1st जुलाई एंड 1st अगस्त। तो 1st जुलाई को आप ये 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का रुपया मांगोगे, ठीक है ना। तो 1st जुलाई को अपने लिखेंगे 1st जुलाई 14। भाई मांगने का एंट्री क्या होगा, आप सभी शेयर होल्डर को नोटिस दे दोगे। अब आप उसे शेयर होल्डर्स को अपना डेटर बनाओगे, तो क्या नाम से डेबिट करोगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट होगा। भाई आप शेयर होल्डर से क्या चीज का रुपए मांगे हो वो भी बात कर लो। तो बोलते हैं अपने उससे मांगे हैं फॉर व्हाट, कैपिटल के लिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो।
ये एंट्री आपका कितने से हो जाएगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू कर रखी है 5000, और एक शेयर पे कंपनी ने डिमांड किया है कितने का, कंपनी ने डिमांड किया हुआ है 20 रुपीज का, ठीक है। सो दिस इज 1 लाख, 1 लाख रुपए कंपनी ने मांगा, कंपनी ने 1 लाख रुपए मांगा। अभी किसी का एक्स्ट्रा नहीं पड़ा हुआ है, जो भी था वो सारा सलट गया, किसी का एक्स्ट्रा नहीं है। तब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है, तो लिखा हुआ है, पढ़िए ठीक से क्या बोल रहा है कि वन शेयर होल्डर्स डिडेंट पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 150 शेयर्स विच ही पेड विद द फाइनल कॉल टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। भाई फर्स्ट कॉल तो नहीं दिया, लेकिन फाइनल कॉल के साथ ये वाला आउटस्टैंडिंग चुका दिया। तो इसका मतलब है इसके पास 150 शेयर्स था, तो 150 इंटू 20 करते हैं यदि, तो 3000 रुपये मुझे नहीं मिला, 3000 रुपये मुझे नहीं मिला। तो जो मिला हम लोग उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो जो मिला है वो बैंक अकाउंट डेबिटेड होगा, कैश बुक में एंट्री होगा। तो आप कैश बुक में लिखेंगे डेट 31 जुलाई 14 को टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखो टोटल 5000 शेयर्स थे, आउट ऑफ विच मुझे 150 शेयर्स पे नहीं मिला, तो मिला कितने पे आ गया, 4850 शेयर्स पे मिला है। कितना रेट से मिला, 20 रुपीज़ के रेट से मिला। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 4850 मल्टीप्लाइड बाय 20, यानी कि आपको 3000 रुपये नहीं मिले हैं आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू जो था वो था 1 लाख रुपीस। ये देखो 1 लाख रुपया ड्यू था जिसमें आपको 3000 नहीं मिले। तो आप 1 लाख माइनस 3000 कर दो, कैलकुलेटर हो तो आप कैलकुलेटर चला लो, 97,000 आएगा, 97,000 आएगा। तो 97,000 मुझे मिला। इसमें कैश इन्वॉल्व है इसलिए कैश बुक में लिखा गया, लेकिन यदि कैश इन्वॉल्व नहीं है तो वो कहाँ लिखा जाएगा, आपको अच्छी तरीके से पता है, वो आएगा आपका कैश बुक में नहीं आएगा, जनरल में आएगा। तो जनरल में लिखेंगे 31 जुलाई को 2014। जो नहीं मिला उसे गंदा वाला डेटस बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा, तो बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स डेबिट हुआ और क्रेडिट हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होगा एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो क्रेडिट होगा। ये एंट्री कितने से होगा, तो 150 शेयर्स पे मुझे नहीं मिला है एट द रेट ऑफ 20, तो ये एंट्री 3000 से होगा। सिंस इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं था दैट्स वाई ये आपका कैश बुक में नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर करने का एंट्री। अब हम लोग फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे, उसका डेट है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को आप ड्यू करने का एंट्री करोगे, तो यू शुड राइट 1 अगस्त 2014 और ड्यू करने का एंट्री क्या होगा, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट होगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब आप कितना रुपए 30 रुपीज करके मांग रहे हो, तो एट द रेट ऑफ 30 पूरे 5000 शेयर्स पे ही नोटिस जाएगा। सो 5000 इंटू 30 टोटल कितना हो गया, 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। अब ध्यान देना रिसीव करते समय और एक लाइन है उसको भी पढ़ लो, लिखा है अनदर शेयर होल्डर्स
अनदर शेयर होल्डर्स का कहानी क्या है वो पढ़िए। अनदर शेयर होल्डर्स होल्डिंग 100 shares didn't pay the final call money till the end of the accounting year which ends on 31st October, यानी कि 31 अक्टूबर तक वो पेमेंट नहीं किया। तो हमें तो अभी हम लोग अगस्त में ही है ना, हम लोग सितंबर अक्टूबर तक नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि 31 अगस्त को हमें एंट्री करना है। तो हमें ये पता है कि 100 शेयर्स के ऊपर मुझे पेमेंट नहीं मिला, 100 के ऊपर पेमेंट नहीं मिला, दे आर डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स। तो ये 100 के ऊपर जब नहीं मिला है तो मुझे कॉल्स इन एरियर्स में ले जाना पड़ेगा। लेकिन पहले जो डिफॉल्टिंग था भी वो 150 शेयर्स, उन लोगों ने पेमेंट क्लियर कर दिया है टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट 5%, तो एक महीने का इंटरेस्ट आएगा। तो अपने अब एंट्री करेंगे जो क्लियर किया उसका। तो 31 अगस्त को एंट्री कैश बुक में आएगा। क्या आएगा 31 अगस्त, 30 अगस्त है शायद, 30 अगस्त 2014, 31 नहीं है, 30 अगस्त है, ठीक है। सो 30 अगस्त 2014 क्या हो जाएगा, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। टोटल 5000 है, आप बताओ कितने पे नहीं मिला। तो हमें 100 शेयर पे नहीं मिला, बाकी सबने दे दिया है। तो 100 शेयर पे 30 रुपया करके 3000 नहीं मिला, 1.5 लाख में से 3000 नहीं मिला तो मिला कितना, 1,47,000 मिला। ठीक है, जो नहीं मिला 30 अगस्त को वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा कहां पर बताओ, तो वो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा, तो बोलते हैं क्रेडिट होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ये आपका कितने से होगा, तो जितना आपको नहीं मिला, यानी कि 100 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 30 नहीं मिला, सो दिस इज टू बी डन विथ 3000। ये 3000 से अपने ये एंट्री करेंगे। 30 अगस्त को ये एंट्री हो गया कॉल्स इन एरियर्स जो मुझे नहीं मिला। लेकिन एक एंट्री और आएगा, 150 शेयर होल्डर्स, 150 a shareholder holding 150 shares who have paid first call money paid that money on the final call। तो फाइनल कॉल के साथ मुझे मिल गया, वो कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट रियलाइज हो गया जो पहले बाकी था फर्स्ट कॉल मनी। तो हम एंट्री करेंगे 30 अगस्त को ही, क्या, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। अब ये कितना मिला आप समझ लो, ये 3000 बाकी था, 150 शेयर्स पर 20 रुपीज करके बाकी था, वो मुझे रियलाइज हो गया। ये भी 3000 ही है, बट डोंट बी कंफ्यूज कि ये 3000 वो 3000। ये फर्स्ट कॉल मनी मिला इसलिए मैंने वहां पे 150 मल्टीप्लाइड बाई 20 कर दिया, सो दैट किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपका ना रहे। सो यहाँ पे पूरा का पूरा 150 इंटू 20 मुझे रियलाइज हो गया है, तो दैट्स वाई मैंने एंट्री कर दिया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, पहले मैं डेटर बना रखा हूं। अब मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा इसके ऊपर 1 मंथ का। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट क्या बनता है, कितना बनता है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट बनता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो बैंक सीधा हमने रिसीव कर लिया है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। मैं चाहता तो 2 एंट्री करता, बोलो क्या, पहले ड्यू करने का एंट्री करता, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, और फिर रिसीव करने का एंट्री करता। मैं डायरेक्टली भी एंट्री कर ले रहा हूँ, एक ही बात है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है इसमें, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स मैंने डायरेक्ट कर लिया। ये अमाउंट कितने से होगा वो भी मैं बता दूं, तो ये एंट्री होगा आपका जो अमाउंट एरियर है कितना था 3000, जिसके ऊपर 5% के रेट से कैलकुलेट करना है।
कितने महीने का करना है, 1 मंथ का करना है। तो पहले 5% यदि कैलकुलेट करते भी हैं तो 150 रुपये आता है 150, और 150 डिवाइडेड बाई आपको 12 करना है, ठीक है ना, 12 करना है, 150 डिवाइडेड बाई 12, तो आई थिंक कितना आता है, 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे आएगा। वर्बली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्लीज चेक कर लेना, गलत भी हो सकता है। तो 12 रुपये 50 पैसा, 12.5 अपना क्या हो गया, इंटरेस्ट कलेक्ट हो गया शेयर होल्डर से। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमने कलेक्ट कर लिया 30 अगस्त को। अब ये हो सकता है कि सम्स में, मतलब हम लोगों ने जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स किया है 30 अगस्त को ही कलेक्ट कर लिया। इंस्टीट्यूट हो सकता है कि वो 2 एंट्री के माध्यम से किया हो, पहले डेटर बनाया हो और फिर उसके बाद कलेक्ट किया हो। हम लोग एक एंट्री से काम चला रहे हैं। यदि उसने 2 एंट्री किया होगा तब एंट्री पहला होगा सैंडरी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड या इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और फिर दूसरा एंट्री होगा आपका क्या चीज़ के लिए, तो सेकेंड एंट्री हो जाएगा आपका फॉर जो अपने इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं शेयर होल्डर से, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो उस केस में फिर यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर आता। अभी बुक्स क्लोज हो रहा है, ठीक से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है बुक्स क्लोज हो रहा है कब, तो बुक्स क्लोज हो रहा है ऑन 31 अक्टूबर। ध्यान देना, मैं ये भी करा रहा हूँ, आई डोंट नो आपके स्टडी मैट में क्या किया हुआ है, लेकिन पहले जो करेक्ट है वो कर लेते हैं, उसके बाद उससे वेरीफाई करेंगे। लिखा हुआ है बुक्स क्लोज हो रहा है 31 तक, और ये जो फाइनल कॉल मनी ड्यू हुआ वो नहीं मिला। तो देखो हम लोग तो एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, मिला हो या नहीं मिला हो, बट बुक्स में यदि एक्रूड हो गया तो आपको वो चीज़ लेके चलना पड़ेगा। तो आपका कॉल्स इन एरियर बाकी है, ये अगस्त में रुपया आना चाहिए था 31 अगस्त को या 30 अगस्त को, तो नहीं आया। अगस्त के बाद एक सितंबर मंथ चला गया, एक अक्टूबर चला गया, तो 2 महीना और बीत चुका है। सो 2 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट बनता है उस 3000 के ऊपर, तो हम एक्रूरल बेसिस पर एक एंट्री और करेंगे 31 अक्टूबर को। क्या एंट्री करेंगे भाई, 31 10 14, ये जो 3000 है ना कॉल्स इन एरियर्स, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, क्योंकि ये मुझे मिला नहीं है। सिंस वी आर फॉलोइंग मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हेंस यदि ये ऑकर्ड हो गया तो अपने को ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो अपने वही रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। तो रिकॉग्नाइज करने का एंट्री करो, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स डेबिट। अभी यहाँ पे बैंक डेबिट नहीं कर सकते, मिला नहीं है, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, जो चाहे, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ये एंट्री कितने से होगा अपने को पता है, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, तो ये 3000 के ऊपर 5% के रेट से, और ये कितने महीने का होगा, तो ये 2 महीने का होगा 2/12। तो यदि वो 12.5 आया था तो ये 25 आएगा, क्योंकि अमाउंट तो सेम है। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये हो गया आपका। अभी कैश बुक को बैलेंस कर देना है यहाँ पर, तो कैश बुक को बैलेंस करके आपको लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ पर बैलेंस कर दीजिए। तो कैश बुक में आपका कितना है, 1,20,000, 1,40,000, 2,60, ठीक है, 2,60 और 3,10, 4,10, 5,07,000 12 रुपया 50 पैसा। कैलकुलेटर आप चला लीजिएगा, हो सकता है इधर उधर हो, मैं कैलकुलेटर नहीं ऐसे वर्बली कर रहा हूँ। 10,000 माइनस हो गया, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन
10,000 है इस साइड में, तो 10,000 लेस करके हो गया 497,012.5। वो एंट्री चेक कर लेते हैं आपका स्टडी मैट में जो किया हुआ है। पहले इन्होंने जन एंट्री किया, यहाँ पे अपने 12.5 आया था, इनका 12.25 है। क्यों भाई, पहले चेक करते हैं। हम लोग गलती की है कि बुक में गलती है। पहला एंट्री ठीक है, ठीक है, 1,10,000। दूसरा अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का, फिर है आपका कॉल मनी रिसीव करने का। कॉल सीनेरियस 3,000 हुआ 1 अगस्त को, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो ड्यू हो गया आपका 1.5 लाख रुपए। और शेयर होल्डर्स टू इंटरेस्ट ऑन, देखिए शेयर होल्डर्स को पहले डेटर बनाया है ये, तो 300 के ऊपर एट द रेट ऑफ 5% फॉर 2 मंथ्स किया हम लोग, 1 महीना किया। एज्यूम्ड पेमेंट मेड ऑन 30 अगस्त। अच्छा, यदि अपना डेट, पहला का डेट क्या था 1 जुलाई, ये गलत कर रखे हैं भाई साहब। देखो 30 जुलाई इन्होंने क्या किया, 2 महीना का किया। 2 महीना कैसे होगा? यदि अपना ड्यू होता है, ये पेमेंट देने का डेट आता है, ये 1 लाख रुपए देने का जो फर्स्ट कॉल मनी देने का डेट है वो 1 जुलाई थोड़ी है। देखिए कैश बुक में देखिए, समझ में आएगा कि डेट कैश बुक में क्या डेट है, 31 जुलाई है फर्स्ट कॉल मनी देने का डेट। तो इंटरेस्ट चालू कब से होता है, वो बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर इन्होंने गलत कर रखा है। इंटरेस्ट देने का डेट चालू होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फेलियर। तो डेट फेलियर 31 जुलाई और 31 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में। ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, उन्होंने क्वेश्चन में 30 जुलाई लिखा है लेकिन यहाँ पर 31 जुलाई लिया, ठीक है। तो होना भी चाहिए था 31 जुलाई ही, बट जो क्वेश्चन में इन्होंने दिया था मैं वही करेक्ट मान के कर रहा हूँ। तो ये एक तरह से इन्होंने ये गलती कर दिया, 2 महीने का इंटरेस्ट ले लिया, तो वो एक गलत कैलकुलेशन है। अपने देखो देख के करोगे तो पक्का से गलती करोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपका कंसेप्ट का धज्जी उड़ जाएगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि कैसे 25 आया, जबकि आपका कैलकुलेटर चलेगा तो आएगा आपका 12.5। तो यहाँ पर वो इन्होंने गलती कर रखा है। और 25 रुपया वो भी इन्होंने किया है जो कि एक्रूड किया, वो सही है। हम लोग जो किए वो भी इन्होंने किया है। और इन्होंने जो ये टेबल बनाया वर्किंग बनाकर निकाला, हम लोगों ने वो चीज़ ऐसे ही कर लेते हैं। हम लोग छोटा सा वर्किंग बनाए, एक्सेस एप्लीकेशन मैंने निकाला, वो आप वर्किंग देख लो। हमारा वर्किंग और छोटा होता है। ये एक टेबल बनाया और एक्सेस मिला 4 रुपया करके एक्सेस, दैट्स इट, काम खत्म। टोटल एक्सेस 10,000 रुपये आया, जो हम लोग यहीं पे जर्नल में ही दिखा दिए हैं कि हमारा एक्सेस कितना आया था। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 10,000 आ गया था। तो और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, सम्स में गलती था। और ये इस तरीके से करने से आपको मिस्टेक का पता चलता रहता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला सम्स जो है वो क्या है, तो आप होमवर्क में ले लो, करने लायक है कि नहीं मैं देख लूँ। फॉर फीचर है तो मैं सिखाऊंगा अगले क्लास में, ठीक है। तो कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे इसको। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। कोविड का टाइम चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, 3rd वेव भी स्टार्ट हो चुका है। सो टेक केयर, थैंक यू।